नमस्कार। आज हमारे साथ हैं यूनाइटेड नेशन के पॉलिसी अधिकारी सिद्धार्थ राजहंस जी। सिद्धार्थ जी ने इंदौर की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एवं प्रवासी भारतीय सम्मेलन में अहम भूमिका निभाई है। तो आज यूनाइटेड नेशन के साथ साथ हम इन दोनों ही मुद्दों पर सिद्धार्थ जी से बात करेंगे। तो सिद्धार्थ जी, सबसे पहले बात करते हैं प्रवासी भारतीय सम्मेलन की। तो कैसा रहा और इससे इंदौर को क्या फायदा हुआ? जी, काफी बड़ा स्केल का इवेंट था प्रवासी भारतीय सम्मेलन। इसमें दोनों ही प्रधानमंत्री मोदी जी का 9 तारीख को और राष्ट्रपति महोदया मुर्मू जी का 10 तारीख को संबोधन था। और मैं समझता हूँ इतने नेशनल लेवल का और साथ ही ग्लोबल लेवल का इवेंट, क्योंकि कई देशों के राजनायक राष्ट्रपति भी आए थे। सूरीनाम और गयाना दोनों के ही राष्ट्रपति आए थे। सूरीनाम के चंद्रिका प्रसाद साहब उनके राष्ट्रपति जी आए थे। वैसे ही अपने गयाना के मोहम्मद इरफान अली साहब आए थे। तो इस तरह से ये सब साउथ अमेरिकन, सेंट्रल अमेरिकन नेशंस हैं। तो वहाँ के काफी, इवन पनामा की फॉरेन मिनिस्टर आई थी। तो मैं समझता हूँ पहली बार ऐसा हुआ है कि इंदौर शहर और मध्य प्रदेश में इतने ग्लोबल स्तर की चीजें हुई हैं कि इतने सारे राजदूत, राजनायक और राष्ट्रपति और तमाम डिग्नेटरीज आए। तो इस तरह का सम्मेलन इंदौर को और इंडिया को, मैं समझता हूँ, ग्लोबल मैप में डालने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है और काफी अच्छा हुआ ये पूरा ही सम्मेलन। अगर उस तरीके से देखें तो सही बात, लेकिन अगर प्रत्यक्ष रूप से देखें तो इंदौर और मध्य प्रदेश को इससे क्या हासिल हुआ? हाँ, प्रत्यक्ष रूप से देखें तो सर, सबसे पहली बात तो है विजिबिलिटी या ब्रांडिंग जिसे हम कहते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो कि सिर्फ इस तरह के इवेंट से करने पे ही मिलेगी। बहुत लोगों से, डिग्नेटरीज से मैं मिला, मैं करीब बता रहा हूँ 40 देशों के ऐसे लोगों से मिला हूँ जिन्होंने कहा कि वो पहली बार इंदौर आए हैं या पहली बार मध्य प्रदेश आए हैं। वो ना केवल वो, मैं बता रहा हूँ कुछ IFS ऑफिसर्स जो आई थी, क्योंकि प्रवासी भारतीय दिवस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का था, वो तक ये कह रही थी कि पहली बार वो लोग इंदौर आए हैं। इसके पहले उन्होंने कभी इंदौर ऐसा सोचा नहीं जाने का। मैं समझता हूं कि एक तरह से ब्रांडिंग और विजिबिलिटी हमारे शहर की बहुत बढ़ गई और इसमें हम अव्वल आए हैं, क्योंकि जितने लोग आके गए हैं उन्हें एक तो बहुत आत्मीय लगे, यहाँ के लोगों का व्यवहार, मौसम अच्छा लगा, खान पान बहुत बढ़िया लगा। तो ये सब चीजों के कारण वो एक अच्छी मेमोरी लेके जा रहे हैं। दूसरा बात यह कि ग्लोबली हमने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज को एनकैश किया है। जहां पे हम इन्वेस्टमेंट या निवेश की बात करते हैं, तो पहले की जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ करती थी, मेरे ख्याल से 2019 में हुआ था, मैग्निफिशिएंट एमपी नाम से, अक्टूबर के महीने में। और वो वाले इवेंट के तर्ज पे ये वाला इवेंट काफी बड़े लेवल का था, क्योंकि एक तो आप सोच के देखिए प्रवासी भारतीय दिवस के ही सेटअप में हमने किया है, और दूसरा उसके कारण फंडिंग हमारे पास ज्यादा थी इस बार। तो जो जनरली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट इवेंट होता है, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास उतना फंड नहीं होता कि वो उसे बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सके, क्योंकि इसमें सेंटर की भी प्रवासी भारतीय के कारण सहायता थी। तो हम उस फंड के कारण ये इवेंट का तर्ज भी काफी बढ़ गया। एंड इसके साथ साथ जो निवेश के अवसर है ग्लोबली काफी जगहों से, स्पेशली साउथ ईस्ट एशियन अमेरिकन रीजन हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, अपना सेंट्रल अमेरिका हो गया, यहां सबसे फंडिंग अपॉर्चुनिटी बहुत आने के स्कोप, संभावनाएं बड़ी है। तो कुछ आंकड़ा बता सकते हैं आपको, जो ग्लोबल समिट में कितना क्या हुआ, कुछ आंकड़ा सामने आया है? हाँ, तो ऐसा एक आंकड़ा है कि अराउंड 547 करोड़ के करीब का निवेश, जो एक होता है इंटेंट फॉर इन्वेस्टमेंट, वो साइन हुआ है। तो इंटेंशन टू इन्वेस्ट इज एन MOU, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ साइन किया जाता है, और इसमें तमाम दुनिया भर से, यानी अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीकन नेशंस की काफी भूमिका थी। और इस समिट के कारण एक और चीज हुई जो कि मैं पहले के प्रवासी भारतीय सम्मेलनों में देखता था, एक एग्जिबिट एरिया हुआ करता था जहां सभी देशों की छोटी छोटी एम्बेसियां बन जाई करती थी। अब ये चीज कभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के साथ नहीं हुआ, बट क्योंकि ये साथ मिलकर हुए, तो अभी आज तक वो सारे एग्जिबिट एरिया में एम्बेसीज बनी हुई हैं, और वहां पे बाकायदा उन सबके कंसल जनरल, नहीं तो डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन, नहीं तो एम्बेसडर, छोटे देश जैसे हों, जैसे कि पनामा हो गया, इन सबके तो एम्बेसडर खुद आए थे, और यूके जैसे देश हो गए तो उनके डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन या सेकंड सेक्रेटरी आए थे। तो इस तरह से ये सब लोगों का भी इस इवेंट में शामिल हुए हैं, और उसके कारण इन लोग के भी तरफ से एक इंटेंशन टू इन्वेस्ट MOU साइन हुआ है। तो मैं समझता हूँ वो कागजी लेवल पर तो बहुत ही बढ़िया हमने काम कर लिया है।
लेकिन एक शिकायत हमेशा ये रहती है कि कागजी लेवल पर तो बहुत बढ़िया काम होता है, लेकिन जमीन पर चीजें जो है बहुत कम उतर पाती हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने। ये पिछले बार भी इन्वेस्टर समिट में ऐसे ही हुआ था, काफी कागजी लेवल पर तो काफी, बट आज भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था तो उन्होंने कहा था कि जिन्होंने भी साइन किया है उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं, मध्य प्रदेश आपके पीछे लगा रहेगा। और इस बार क्योंकि अपना जो ब्यूरोक्रेटिक कैडर है वो भी इस तरह से पूरा जोश में उतरा है इसमें कि मैं समझता हूं कि इस बार चीजों को हल्के में नहीं लिया जाएगा, यानी इवेंट के साथ ही लोग उसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इतने देश और क्या है, अब इतने बड़े प्लेयर शामिल हो चुके हैं कि अब इन्हें पीछे छोड़ नहीं सकते हम। अभी ही सही समय है मध्य प्रदेश को अगले लेवल पर लेके जाने का। और हमारे महापौर जी का भी एक विजन है, क्योंकि हम कह रहे हैं ये 2047 एक शब्द यूज हुआ इस इवेंट के रेफरेंस में कि हम आजादी के अमृत काल में हम स्टेप इन कर रहे हैं कहते हैं। तो इस अमृत काल में अब हमारा जो रोड मैप है, चाहे वो महापौर लेवल पर हो या मुख्यमंत्री लेवल पर हो या प्रधानमंत्री मोदी जी का हो, ये एकदम ग्लोबल स्तर का हो गया है। तो इससे इंदौर और मध्य प्रदेश को तो बहुत सारा अपग्रेडेशन मिलेगा। सिद्धार्थ जी, जैसे आपने कहा कि अब गर्भवती महिलाओं के लिए प्रदेश में सरकार कुछ करना चाह रही है, लेकिन हमने आमतौर पर देखा है कई बार ये होता है कि गर्भवती महिलाओं पर समय रहते कई बार उनको एम्बुलेंस तक नहीं मिल पाती। बिल्कुल सही सर, एक्चुअली यही इशू आ रहा था कि मुझे एक प्रोजेक्ट पिच इन किया गया है मध्य प्रदेश सरकार का, जो कि पूरा मिडवाइफरी या प्रसव के तकनीकीकरण को लेकर के है। तो आज ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इसके दायरे में हमने बातें की और हमने एक इंटेंशन टू इन्वेस्ट साइन भी किया है। तो इन्वेस्टर समिट का मतलब यही रहता है कि हम प्रोजेक्ट प्रपोजल सुने और जो भी पिचिंग एजेंसीज हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो मिलकर एक एमओयू लेवल पर उसे ले आए ताकि आगे बढ़ सके। तो उसमें हमें जो कहा गया है कि मैं भी समझता हूँ ये ऐसा इशू है जिसपे हमें फंडिंग लेवल पर ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एकदम मानव अधिकार की बात है। आज भी हमारे देश में इन्फेंट मोर्टेलिटी और मैटरनल मोर्टेलिटी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। प्रसव के दौरान ड्यू टू ब्लड लॉस और तमाम चीजों के कारण महिलाओं की या नवजात शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी चीज हमने आइडेंटिफाई करी है, वो है जो मिडवाइफ्स हैं या जो दाइमा हैं, जो आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स हैं, इनकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। तो इसके रेफरेंस में हमारे विश्वास सारंग जी जो मेडिकल एजुकेशन मंत्री हैं, उन्होंने और उनकी टीम ने एक पूरा प्रोजेक्ट हमें पिच इन किया है। हम कंसिडर कर रहे हैं पॉपुलेशन फंड के तहत उसे फंड करने के लिए। तो इसमें जो आपका प्रोजेक्ट है किस तरह काम करेगा? सो एसेंशियली इन्होंने जो आइडिया पिच इन किया है वो सिमुलेटर बेस्ड ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि महिलाओं के लिए स्पेशली प्रसव के लिए ट्रेनिंग सुविधाएं पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज जिसमें कैडेवर्स यानी मृत शरीर यूज करते हैं ना, वहां पे इस तरह की चीजें सिखाई नहीं जा सकती। और जब लाइव प्रसव चल रहा होता है तब आप उसे क्लासरूम के जैसे नहीं उस माहौल को देख सकते हो, क्योंकि वो एक महिला है, वो तकलीफ में है और वहां पे मेडिकल इंटरवेंशन जरूरी है। तो वहां पे भी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग नहीं हो पाती। जो अपकमिंग छात्र छात्राएं हैं नर्सिंग के या मिडवाइफरी के या ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकोलॉजी के, उनकी ट्रेनिंग नहीं हो पाती। तो ऐसे में जरूरी है कि एक सिमुलेटर किया जाए। तो इन्होंने एक रोबोटिक सिमुलेटर, एआई बेस्ड सिमुलेटर पिच इन किया है, जिसमें कि बिल्कुल प्रसव की पूरी प्रक्रिया दिखाई जाएगी, पूरा प्रक्रिया करा जा सकता है। और उसके साथ तो हमारा जो फंड रहेगा वो पूरा इस सिमुलेटर को प्रोक्योर करने के लिए और जगह जगह आंगनवाड़ी केंद्रों तक इसे पहुंचाने में कार्यरत रहेगा। सिद्धार्थ जी, आप यूनाइटेड नेशन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए फंडिंग का काम करते हैं, तो आपके माध्यम से कोई कैसे मदद प्राप्त कर सकता है? कोई देश मदद प्राप्त कर सकता है, कोई बड़ा एनजीओ मदद प्राप्त कर सकता है, या कोई व्यक्तिगत लेवल पर ही मदद प्राप्त कर सकता है? तो देखिए, एसडीजीज जो है, मैं समझता हूं हमें सबको उस डायरेक्शन में काम करने की जरूरत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऐसे यूएन ने डिफाइन किए हुए हैं, काफी अच्छे गोल्स हैं ये। और आज की तारीख में तमाम नीति आयोग एक बहुत बड़ा पार्टनर है इंडिया में यूएन एसडीजीज के लिए, तो वो काफी केंद्रीय लेवल पर काम करता है। सभी स्टेट का अपना खुद का एक नीति आयोग का ऑफिस है, वल्लभ भवन जैसे भोपाल में है, तो वहां से भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स को अंजाम दिया जाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स तो सबसे पहले बेनिफिशियरी होते हैं, बट इसके अलावा कई सारे सीएसआर विंग्स जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, उन्हें भी इस तरह का फंड मिलता है और एनजीओस को भी इस तरह का फंड मिलता है। जरूरत है एनजीओस को बस रिकॉग्नाइज होके जरूरी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट
लेवल पर अथॉरिटीज के साथ कनेक्ट करने की और साथ ही किसी CSR विंग के साथ जुड़ने की, ताकि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज से उन्हें भी फंड मिल सके। तो मेनली फंड क्यों इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को किया जाता है, क्योंकि एक ट्रांसपेरेंसी रहती है। अभी जैसे मेजर प्लेयर्स टाटा ट्रस्ट हो गए, वेदांता हमने बात किया, इन सब तक फंड इसलिए पहुंचता है क्योंकि इनका पूरा एक प्रोफाइल बना हुआ है। तो छोटे NGOs भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लिस्ट होकर इस तरह के फंड्स का फायदा उठा सकते हैं। सिद्धार्थ जी, जब हमने हेल्थ की बात करी जी। तो उसमें एक चीज और सामने आ रही है कि इन दिनों क्या हो रहा है कि जो नर्सेज, जो अच्छी ट्रेन नर्सेज जो हैं, जी जी देश से लगातार बाहर जा रही हैं। तो इसमें किस तरह से काम किया जा सकता है या किस तरह से उन्हें रोका जा सकता है? जी, तो बिल्कुल एक सही बात है कि आज की तारीख में नर्सिंग स्टाफ जो है कई हद तक देश के बाहर जा रहा है, और इसीलिए एक पूरा मेडिकल वैल्यू टूरिज्म का, और इनफैक्ट प्रवासी भारतीय दिवस में MEA के कई लोगों ने उसको पिच भी किया। तो मेडिकल वैल्यू टूरिज्म इसलिए बिकॉज हमारे देश में मेडिकल सेवाएं बहुत अच्छी हैं, हमारी मेडिकल एजुकेशन बहुत अच्छी है, हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं और कॉस्ट बहुत कम है। तो आज की तारीख में चाह रहे हैं कि इंडिया को एक तरह से मेडिकल हब के तौर पे बनाया जाए। तो इससे हम ना केवल हमारे टैलेंट को रिटेन कर सकते हैं, बट हम बाहर के लोगों को भी यहाँ लेके आ सकते हैं, जिससे वो उनकी मेडिकल सेवाएं का फायदा उठा सके। वेब दुनिया से बात करने के लिए सिद्धार्थ जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।